नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। यह सत्र अवधि में छोटा जरूर था, लेकिन था काफी महत्वपूर्ण। इन 3 दिनों में कानून व्यवस्था, खनन माफिया, नशे का मुद्दा, जल भराव, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे समेत तमाम चीजों की गूंज सदन में रही। इन 3 दिनों में हंगामा भी देखने को मिला तो तीखी बहस और नोकझोंक भी देखने को मिली। बात करेंगे हम हर महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट जरा आप देखिए। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिवसीय ये मानसून सत्र कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण रहा। सत्र का आगाज जैसा हुआ, अंत भी वैसा ही हुआ। कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सदन के पहले दिन जहां विधायकों की सुरक्षा का मुद्दा गूंजा, तो सड़कों की बदहाली और जल भराव का मुद्दा भी। दूसरे दिन डीएसपी हत्याकांड और अवैध खनन का मुद्दा गूंजा, तो तीसरे और आखिरी दिन आकर्षण का केंद्र नशे का मुद्दा रहा। प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी और प्रदेश में अधिकतर जिलों में तदनुसार नशे का कारोबार में तेजी से बढ़ना चिंता का विषय है। पंजाब सीमा से लगते जिलों में बड़ी संख्या में युवा वर्ग जो है सिंथेटिक नशे की चपेट में आ चुका है। प्रदेश सरकार बढ़ते नशे के कारोबार के प्रति गंभीर नहीं दिखाई देती। सिरसा, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, पंचकुला और नूह नशे के गढ़ बन चुके हैं। सिरसा जिला में लगभग 20% युवा जो है नशे की चपेट में आ गए हैं। तस्करों द्वारा नशीले पदार्थों को महिलाओं के माध्यम से पैसों का लालच देकर के अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। पुलिस की और बहुत सारी रेगुलर जिम्मेवारियां होती हैं, कई ड्यूटियां होती हैं और वो नियमित तौर पर इस एनडीपीएस के केसेस का वो पीछा नहीं कर सकती। इसलिए इसके लिए अलग से एक ब्यूरो मैंने गठित किया, जिसे अगस्त 2020 में स्थापित किया गया था। ने एनडीपीएस अधिनियम और पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषियों की संपत्ति की जब्ती के संबंध में सभी जिलों के एंटी नारकोटिक सेल के साथ ही इस ब्यूरो के अनुसंधान अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 25 करोड़ 9,21,300 रुपए 48 पैसे की संपत्ति को जब्त किया गया है। वहीं सदन में अग्निपथ योजना को लेकर भी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए तो सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। तो देखिए, अलग अलग प्रावधान अलग अलग तरीके से करते हैं, बाकी अलग अलग कुछ कर दिया। तो आपने कहा इसकी बात अग्निपथ क्या है? देखो, मैं तो सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे साथ के मेरे स्कूल के आज कम से कम 30 जनरल हैं। मैं उनसे बात करने के बाद बता रहा हूँ कि ये ना कोई फौज के हित में है, देश का अलग अलग राय है, कोई यहाँ का विषय नहीं है। अलग अलग मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इस पे रहना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ने ऐसे सब लोग जो 75% लोग वापस 4 साल के बाद आएंगे, उनके लिए अर्धसैनिक बलों में, असम राइफल्स में 10% की रिक्तियों का आरक्षण दिया है। और थोड़ा बोलूं, उनको आरक्षण दिया है। और इसके बाद उसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर ने भी, इवन कॉर्पोरेट जगत ने भी कहा है कि ये लोग वापस आएंगे, हम भी इनमें से सिलेक्ट करके अपने यहाँ रखेंगे। तो जिसको जैसा ध्यान में आता है वैसा बोलना शुरू करता है। और कुछ इसमें कारण, राजनीतिक कारण भी होते हैं कि भाई कुछ विरोध करना तो करना ही है। लेकिन मैं ये मानता हूं एक बहुत अच्छी योजना ये है। इसमें प्रमुख रक्षा नीति में एक सुधार है। ये अपनी ओर से बता रहा हूं कि ऐसे सब लोग जो हरियाणा सरकार की नौकरी में आना चाहेंगे, उनको गारंटीड नौकरी देंगे। ये प्रावधान हम करने जा रहे हैं। हम इसी पारी में पॉलिसी बनाएंगे कि ऐसे लोगों को जो वापस आएंगे, उनको हम अपने यहाँ नौकरी जरूर देंगे। वहीं किरण चौधरी ने जल भराव और चकबंदी का मुद्दा उठाया तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसका जवाब दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, हर साल ये खराबा होता है सारी जगह, और इमलोट, चरखी दादरी के भी 12 गांव हैं, भिवानी के भी ऐसे 12 गांव हैं, जहाँ पे हर साल पानी आता है, खड़ा होता है, खराबा होता है।
तो कोई ऐसा प्रावधान आप कर रहे हैं कि ये साल भर साल जो ये पानी खड़ा होता है, SC/ST बस्तियां जो हैं उसके अंदर जा नहीं सकते हैं, कि वो प्रावधान आप कीजिए कि वो ऐसे ना हो। हर साल यही कहानी बनती है, बारिश तो आएगी और बारिश आएगी तो फिर ये हाल भी होंगे और फिर आपका सारा का सारा फिर वहीं पे जो है लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरह से नष्ट होता है और वो समय जो है बर्बाद होता है। तो इसका जो है आप क्या प्रावधान कर रहे हैं, तो ये बताइए। बारिश की वजह से जो आज के दिन जल भराव हुआ है, उसके लिए सरकार प्रोविजनरी अरेंजमेंट हर साल फ्लड एंड ड्रॉट कमेटी के थ्रू रखती है। हमने पिछले साल भी 470 करोड़ रुपया एडिशनल बजट से इसकी प्रोविजन में रखा गया था और वही कारण है कि हम इमीडिएटली 22 इलेक्ट्रिकल पंप्स आपके क्षेत्र के अंदर लगा पाए। मेरा प्रयास रहेगा कि 25 तारीख तक हम जियो टैगिंग के साथ साथ सैटेलाइटरी इमेज को भी हम दोबारा रिकंसाइल कर लें, जिससे उचित मुआवजा जो आप समस्या बता रहे थे कि प्राइवेट कंपनीज वाले नहीं दे पाते, उसकी भी डबल चेकिंग हो जाएगी और सैटेलाइटरी इमेजेस के माध्यम से हम उस चीज को सुधार पाएंगे। सदन से ही सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में विजेता खिलाड़ियों को 16 अगस्त को गुरुग्राम में सम्मानित किया जाएगा। अपने हुए हैं और उसका परिणाम भी 8 तारीख को जो सारा कंप्लीट हुआ है उसके अच्छे परिणाम आए और मेडल्स भी हमारे 43 खिलाड़ी जो है हरियाणा के वहां गए थे, जिसमें से 30 खिलाड़ियों ने जो पदक हासिल करने में और अपनी भूमिका निभाई। एक खिलाड़ी चौथे स्थान पर भी रहे, तो ये 30 खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। और हम लोगों ने विचार किया है कि 16 तारीख को 16 अगस्त को हम गुड़गांव में इनका अभिनंदन का कार्यक्रम सबका करेंगे। अपने में से भी जो लोग वहां पहुंच सकें, सायंकाल 5 बजे वहां ये कार्यक्रम गुड़गांव में होगा। सदन के तीसरे दिन कई विधायकों ने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को सदन के पटल पर रखा, तो कई विधेयकों को इन 3 दिनों में पारित किया गया। मुद्दा स्वास्थ्य का भी उठा और शिक्षा का भी। जनहित से जुड़े मुद्दों पर एक अच्छी बहस और चर्चा देखने को मिली। 3 दिन के सत्र में जितना विपक्ष अपने सवालों की लिस्ट लिए तैयार दिखा, उतना ही सत्ता पक्ष अपने जवाबों के साथ तैयार था। रवि कालीरमन, चंडीगढ़, हरियाणा न्यूज। और जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय आप जान लीजिए। सत्यव्रत शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रजवंत डहीनवाल जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। योगेश कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ हैं और विवेक चौधरी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। पहला कमेंट लेते हैं सर। छोटा था लेकिन गुणवत्ता से भरा हुआ ये सत्र कहा जा सकता है। पहला कमेंट वेद प्रकाश विद्रोही जी आपसे। भाजपा लगातार हम पर आरोप लगा कि हम सत्तर से भाग जाएंगे, को सुनेंगे नहीं, हम घेर नहीं पाएंगे। तो भाजपा के वो सारे आरोप, सारे दावे फेल हो गए। हमने सरकार को घेरा भी और सरकार को जवाबदेही बनाया और अपने सवाल भी रखे, पर सरकार किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। केवल इधर उधर की बात करके पुरानी आंकड़ेबाजी कर अपनी जवाबदेही से भागती रही। सरकार का काम दूसरी पुरानी सरकार पर आरोप लगाकर अपने काम को सही साबित करना नहीं होता है। सरकार का काम ये होता है कि उसने क्या किया और जो आज जो गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये सदन को बताना होता है। पर इस सरकार ने अधिकांश समय कांग्रेस की आलोचना करने में लगा दिया और तथ्यात्मक जवाब कम दिए। पर हम इस सत्र में चाहे किसान का मुद्दा था, चाहे अवैध खनन का मुद्दा था, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा था, चाहे अग्निपथ का मुद्दा था और चाहे महंगाई का मुद्दा था, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा था, चाहे किसान के जल भराव का मुद्दा था, चाहे सड़कों का मुद्दा था, हर मुद्दे पर सरकार को घेरने पर कामयाब रहे। और सरकार पे फिर हमने बहुत अच्छे जवाब दे दिए। मैं छोटा सा उदाहरण बताऊंगा आपको। हमारे कोसली के विधायक ने एक सवाल उठाया और सहयोग देखिए, आज आपके साथ मेरे जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं सतवीर शास्त्री जी, वो भी उसी क्षेत्र के हैं। उन्होंने कहा कि जो रीजनल भगत फूल सिंह सेंटर महिला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर का जो रीजनल सेंटर है कृष्ण नगर, उसको आप
इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी के संबंध कर दूं। और मुख्यमंत्री ने जवाब क्या दिया कि हम उस रीजनल सेंटर को महाविद्यालय बना देंगे। जब मुख्यमंत्री को रीजनल सेंटर और महाविद्यालय के बीच का अंतर नहीं मालूम तो आप अंदाजा लगा लो कैसे जवाब थे और कितनी सरकार की तैयारी थी। चलिए ठीक है। अभी आपने एक अग्निपथ का भी सुनाया। हाँ। अग्निपथ पर मुख्यमंत्री पहले कह रहे थे हमने पॉलिसी बना दी, हम रोजगार देंगे, हम आरक्षण कर दिए। आज कह रहे हैं कि हम पॉलिसी बनाएंगे और 100% गारंटी दे रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। तो जुमलेबाजी करना और काम करना ठीक है। मैं शास्त्री जी से जवाब लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। शास्त्री जी, देखिए, जिस प्रकार से आज वेद प्रकाश विद्रोही जी कहते हैं कि अपनी अपनी तो पढ़ाई की, लेकिन मैं इस संपूर्ण सत्र के बारे में एक विश्लेषणात्मक यदि बात करूं तो देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार से पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इस सरकार ने जो सभी लोगों को महत्व देकर एक ध्वजारोहण का जो एक कदम उठाया है वो सराहनीय था। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी जितने माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार के प्रश्नों का उल्लेख किया और अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित जो विकास की बात कही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम तो नहीं लिया लेकिन ये बात कहकर चौंका दिया कि कितने ही विधायक ऐसे हैं कि हमने 5-5 करोड़ के विकास कार्यों के लिए सबसे नाम मांगे, काम मांगे, लेकिन काफी बार उनको टेलीफोनिक संपर्क करने के बावजूद भी नहीं दिया। ये पहली बार ऐसा है कि सत्ता पक्ष का मुख्यमंत्री विपक्ष के लोगों को भी इस बात के लिए आग्रह करता कि विकास के काम करवाइए और मुझे दीजिए, मैं 5 करोड़ तक की आप जो कहोगे सरकार जो करेगी वो करेगी, लेकिन जिन पर आपकी एक महत्वाकांक्षा है या आपका विचार है कि मैं जब राजनीति में आया तो अपने क्षेत्र में ये करूंगा, उसके लिए हम उनको काम का अवसर देंगे। लेकिन इसकी बड़ाई नहीं की वेद प्रकाश विद्रोही जी ने। वेद प्रकाश विद्रोही जी ने इस बात की भी बड़ाई नहीं की कि जिस प्रकार से एक चर्चा के माध्यम से जो जन समस्याओं जिन्होंने उठाया उन सबके प्रति सरकार का सकारात्मक पक्ष। काफी कुछ ऐसे काम होते हैं जो तात्कालिक होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होती है जो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन दोनों के प्रति सरकार का कहीं भी कोई ऐसा अड़ियल रवैया नहीं था कि हम कह रहे हैं वही ठीक है, आप कह रहे हैं वो गलत है। इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि जो कांग्रेस की ये मांग थी कि सत्र बहुत छोटा है, आखिरी में आपने लगा होगा कि सत्र के 1 घंटे पहले इसलिए समाप्त करना पड़ा कि कोई विषय नहीं रहे। तो सरकार कभी भी इस प्रकार के काम नहीं करती कि अपने बचाव करना है। बचाव किस लिए करना है? सरकार है, अपना कार्यकाल पूरा करेगी और जितने जनप्रतिनिधि समस्याएं लेके आते हैं, क्योंकि सरकार के पास एक पर्दा भी आप ठीक है। मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगा कि सत्र छोटा था, हुड्डा साहब ने जगह भी ऐसी होती है जो उल्लेख। हाँ, मैं एक कमेंट ले लेता हूं। मैं आप विवेक चौधरी जी के पास आ रहा हूं। लेकिन आप ये मानते हैं केशव जी? हाँ जी, शास्त्री जी मैं एक बात वाक्य पूरा कर देता हूँ, विवेक जी सुनेंगे कि विवेक जैसे बिजनेस टाइम जो एडजस्ट किया जाता है वो सरकार की ओर से नहीं होता केशव जी। डेफिनेटली। ये तो प्रतिपक्ष के और पक्ष के दोनों लोग बैठकर तय करते हैं क्या क्या कितने समय। और हुड्डा साहब अंदर तो कुछ कहते हैं और बाहर आकर कुछ कह देते हैं। नहीं, सवाल इसलिए क्योंकि जो पुलिस संशोधन अधिनियम था वो आज ही लेकर आया गया। इस बात का मुद्दा भी उठाया गया कि कम से कम 5 दिन पहले तो किसी प्रस्ताव की जानकारी सदन के सामने रखी जानी चाहिए। इस तरह की प्रथा गलत है कि उसी की उसी दिन उस पर लाया जाए और उसी की उसी दिन उसे प्रस्ताव करवाया जाए। क्रॉस क्वेश्चनिंग जब की जा रही थी तो गृह मंत्री अनिल विज जो हैं वो भी पूरे स्पष्टीकरण के साथ जवाब नहीं दे पाए। जाहिर सी बात है कि स्टडी का समय बहुत कम मिल पाता है। अब उसे अगले सत्र के लिए रखा गया है, कमेटी के पास भेजा गया है, तो इस लिहाज से भी ये जानना जरूरी हो जाता है कि थोड़ा सा समय अगर ज्यादा हो जाता तो एक बिल और उसमें पास हो जाता।
देखिए, तो मानसिकता तो हमारी ठीक होगी ना। जब वो कमेटी को भेज दिया तो इसका मतलब उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी, पर्याप्त समय मिलेगा। हाँ, और स्टडी नहीं थी ना सर, तो विधेयक की स्टडी जो है, विधेयक की स्टडी जो है वो सबके सब करते हैं भाई। केंद्रीय जब बजट हुआ था तो उस दौरान भी छुट्टियां रखी गई थी, 2-3 दिन का समय रखा गया था ताकि सभी लोगों से पढ़ लें। तो विधेयक की जानकारी चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, जब तक विधायकों को नहीं होगी तो बात बनेगी नहीं ना। इसलिए समय का सवाल उठा रहे थे हुड्डा साहब। केशव जी, उस बात की भी प्रशंसा वेद प्रकाश विद्रोही जी ने नहीं की कि किस प्रकार से एक एक व्यक्ति को अवसर दिया गया था। और मैं फिर कहता हूं कि यदि जबरदस्ती करके इसको पास किया जाता तो आप कहते हैं कि गलत हुआ, लेकिन यदि कमेटी को भेजा गया तो पर्याप्त समय, सब लोग अगले सेशन तक उस पर बात करेंगे। ठीक है, मैं विवेक जी के पास आ रहा हूँ। विवेक जी, एक छोटी सी टिप्पणी, मामूली, एक सेकंड। चलिए जल्दी से बोलिएगा। देखो, मैं शास्त्री जी को ये कहना चाहता हूँ, सरकार की प्रशंसा के लिए आप 2 प्रवक्ता बैठे हैं, आप कीजिए। मेरा काम समालोचना का है, और यदि कोई एंकर मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं गुण दोष के आधार पर प्रशंसा भी करूंगा। ठीक है, मैं विवेक जी के पास आ रहा हूँ। विवेक जी, वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि सरकार को घेरने का हमने काम किया, लेकिन सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। वो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं समालोचना के लिए बैठा हूं। हाँ। और वो कर रहे हैं आलोचना। हाँ। तो समालोचना करेंगे तो हमें भी अच्छा। ठीक है, मैं सवाल पूछ लूंगा उनसे। उन्हें मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी है तो मैं आपकी बात ऊपर रख लूंगा, सवाल पूछ लूंगा उनसे कोई। विवेक जी रखिए अपनी बात। बिल्कुल, मैं भी आप पर छोड़ता हूँ। लोग कहते थे कि है और होना चाहिए, तो बारी आज कहीं ना कहीं आप ये बात देखिए, कोई भी मुद्दा हो, हर एक मुद्दे के ऊपर बखूबी जवाब देने का काम सरकार है। आज जो बात अभी मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे थे, मैं प्रशंसा नहीं करूंगा और ऐसे नहीं, आप चाहे तो सड़कों की बात कीजिए। सड़कों के लिए कौन से हाईवे के लिए सालवास बाईपास की बात हो, उसके लिए पैसा अलॉट किया गया। अगर हम दिल्ली वडोदरा मुंबई ग्रीनफील्ड बाईपास की बात करें, उसके साथ पलवल स्टेट हाईवे को जोड़ने का काम किया गया। आज सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए विकास की प्रगति पे हरियाणा को ले जाने का काम किया जा रहा है। पर जिन लोगों का काम ही विरोध करना है, आप विरोध करिए। विरोध के साथ साथ आप ये भी बताइए कि काम में अगर कोई कमी आपको दिखती है तो वो कमी कैसे दूर होगी। आज बारी बारी इन्होंने मुद्दा उठाया, लॉ व्यवस्था ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। उसके ऊपर अगर बात करते हैं, जो कल रिपोर्ट रखी गई उसमें साफ स्पष्ट दिखा कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कब बिगड़ी हुई थी और आज क्या है, आज कितनी कार्रवाई हो रही है। नशे की इन्होंने बारी बारी बात की, कुछ नेता भी विधानसभा में बोलते हुए पाए गए। और कमाल की बात यह है कि नशे के ऊपर जो कार्रवाई सरकार द्वारा की गई वो आज तक पिछली सरकारों में नहीं की गई। किसी भी मुद्दे को लेके आइए, उसी मुद्दे का जवाब बखूबी देने का काम किया गया। कल एक विधायक ने मुद्दा उठाया सालवास बाईपास का, तो उसका आज ही जवाब देने का काम किया गया और उसके लिए पैसे भी मंजूर किए गए। क्यों ना आप अच्छी बात को अच्छा कहें, अगर आपको किसी चीज में कमी लगती है तो उसमें सुधार किस तरह किया जाए वो बताने का काम कीजिए। गीता बुक्कल ने भी शुक्रिया किया, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, गीता बुक्कल जी ने भी धन्यवाद किया है। वो सालावास सूचकवास को लेकर भी कुछ कंफ्यूजन था जो कि दुष्यंत चौटाला जी ने ठीक भी किया बाद में। मैं वही बात कह रहा हूँ, काम सरकार कर रही है। मैं प्रवक्ता साथियों से भी यही चाहूंगा कि जो अच्छे काम किए जा रहे हैं उनकी तारीफ करना भी सीखिए, सिर्फ आलोचना नहीं। राजनीति के लिए आलोचना करना आपके पास रह गया। हाँ। आप तारीफ भी कीजिए, जो विकास की प्रगति पर आज लेके आज एक जिला बताइए जो दूसरे जिले से हाईवे से ना जुड़ रहा हो, वो भी कहीं रहे हैं, सड़कें देखने को नहीं मिलती थी। पिछली सरकारों की अगर बात करूं, नेशनल हाईवे की अगर बात करूं, एक नेशनल हाईवे था वही कंप्लीट नहीं होके दिया इनसे। आज हर एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने के लिए सड़कें, बहुत अच्छी सड़कें बनाई गई, हाईवे बनाए गए। आज सभी जिलों को आपस में जोड़ा जा रहा है। इवन तक की जो गांव की सड़कें हैं जिनको हम लिंक रोड्स कहते हैं, वो भी इतनी बढ़िया बना दी गई। और उसके बाद भी अगर इन्हें कमी ही दिखती है तो इसका इलाज हमारे पास नहीं है। इसका इलाज इन्हें जिलेवार स्टेट हाईवेज को लेकर ठीक है आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन विवेक जी ये बात भी माननी पड़ेगी, बहुत से विधायकों की शिकायत थी
इवन जो सत्ता पक्ष के थे उनकी भी ये शिकायत थी कि सड़कों का हाल थोड़ा सा, अगर छोटी सड़कों की बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, चाहे वो फ्लाईओवर्स की बात करें या फिर गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की बात करें। मैं आऊंगा इस पहलू के ऊपर भी, कुछ बिंदु मैंने नोट किए हुए। जवाब दूंगा, छोटा संक्षेप में जवाब दूंगा। एक मात्र पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ट्विटर पे अपना हैंडल बनाया और ट्विटर पे आपको कहा कि आप ट्विटर पे बताइए जिस सड़क की आपको दिक्कत लगती है उसकी फोटो डाल के टैग करने का काम कीजिए, साथ ही साथ उसके ऊपर कार्रवाई होने का काम हो रहा है। चलिए ठीक है, कहा हुआ है ऐसा। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं, इस पॉइंट के ऊपर भी आऊंगा। मैं रजवंत जी के पास एक बार आ रहा हूं। रजवंत जी, आज तो अभय जी भी बिल्कुल फॉर्म में नजर आए, सरकार को घेर रहे थे नशे के मुद्दे पर। देखिए केशव जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जब भी सदन में बोलते हैं वो जनहितैषी मुद्दों को लेकर ही बोलते हैं और एक ऐसा मुद्दा लेके आते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष हो या जो भी हो वो सब इस चीज को स्वीकार करते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जो मुद्दे लेके आए हैं वो वास्तव में उन मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन भाई विवेक चौधरी जी कह रहे थे कि सरकार की तारीफ करनी चाहिए, तो मैं इस चीज के लिए भाई जी को बता दूं कि भाई हम आपकी तारीफ भी करेंगे अगर आप जो नशे के बारे में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो कार्रवाई के लिए आपको बोला था कि भाई नशे का जो प्रकोप बढ़ रहा है, अगर आप उसको रोकने में कहीं कामयाब हो जाओगे तो हम आपकी तारीफ भी करेंगे। आज जो प्रदेश का जो माहौल बना हुआ है, ये आज हमें पता है कि घर घर में नशा जो बिक रहा है, जो पहुंच रहा है, उससे हमारी युवा पीढ़ी का कहीं ना कहीं भविष्य खतरे में है। विवेक जी पहले आप मेरी सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिए, पहले आप मेरी सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिए। घर घर में आज जो नशा बिक रहा है, घर घर में पहुंच रहा है, हमारी युवा पीढ़ी का जो भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है, हम अगर आपको उसको रोकने में कामयाब होंगे तो हम आपकी तारीफ भी करेंगे। जो आज आपके सदन में बताया गया कि लगभग 36,000 जो स्कूलों में जो टीचर्स के पद खाली पड़े हैं, अगर आप उन पदों को भरने का काम करेंगे तो हम आपकी तारीफ भी करेंगे। आपने जो स्कूलों को, जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों को जो आपने बंद करने का काम किया था, आप उनको बंद करने की बजाय अगर आप उन स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त कर उनको अच्छे तरीके से चलाने का काम करते तो हम आपकी तारीफ भी करते। आपको यह भी पता होगा कि आज जो आपकी सरकार में जो घोटाले हुए हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने जो आपके ऊपर आरोप लगाए और आपने उनको क्लीन चिट दे दी तो हम आपकी तारीफ करेंगे, तो ये हम कभी भी नहीं करेंगे। आपने कानून व्यवस्था की बात की, अवैध खनन के बारे में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा था, अगर आप अवैध खनन को रोकने के बारे में, एक मिनट, अगर अवैध खनन को आपने रोकने का काम किया होता तो हम आपकी तारीफ करते। अगर आपने स्मार्ट सिटी की जो बात की थी, अगर स्मार्ट सिटी अगर आपने कहीं बनाई होती तो हम आपकी तारीफ करते। युवाओं को रोजगार देने का काम करते तो हम आपकी तारीफ करते। अब अगर आप ये कह रहे हो कि फिर भी अगर हम आपकी तारीफ करें तो मेरे भाई हमारे से तो ये तारीफ होगी नहीं, बाकी जो करेगा वो भरेगा। और रही बात आज के कि आज आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, निश्चित तौर पर आपने उनका जवाब देने का काम किया है, लेकिन क्या उस जवाब से आप हरियाणा की जनता को संतुष्ट कर सकते हैं? आप भले ही अपने आप को संतुष्ट कर ले कि हमने आपका जवाब सुन लिया, आपने जवाब दे दिया, लेकिन ना तो उस जवाब से जनता संतुष्ट हुई और ना ही मैं योगेश जी के पास आ रहा हूँ। योगेश जी का विश्लेषण का कहता है जान लेते हैं, फिर मैं सवालों पर आऊंगा। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा, मैं बिंदुवार पॉइंट पे बात करूंगा। मैं एक बात है, मैं छोटा सा जवाब इनको दूंगा। इन्होंने बारी बारी बात की, घोटाले हुए, ये हुआ, स्कूल बंद हो गए। अगर आपको स्कूल के बारे में जानकारी ना हो तो प्ले वे स्कूल किसने खोलने का काम किया? गांव-गांव में लाइब्रेरीज बनवाने का किसने? ठीक है, मैं आऊंगा विवेक जी, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा, ऐसे बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है रजवंत जी, विवेक जी, मैं प्लीज दोनों को रोक रहा हूँ, मैं आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, हो गया, ठीक है, मैं आऊंगा, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा। रजवंत जी, पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा। भाई एक बार पहले पहला कमेंट तो ले लें। हमारी बातें ना कीजिए, आपको पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, आप वही बातें ना कीजिए। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा इस पर, मैं बिंदुवार तरीके से बात करूंगा। पहले योगेश जी से जान लेते हैं। योगेश जी, क्या कहता है विश्लेषण आपका? जो बातें हुई उनमें मेरे हिसाब से जो निकल के आ रही हैं दोनों तरफ से, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ, जल भराव, खनन, भ्रष्टाचार, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर और विधानसभा का स्मूथ चलना, तो एक बात के तो बधाई के पात्र हैं सरकार के, ये जो चला, ये सत्र जो है ये एक अच्छा सत्र चला और स्मूथ चला। इसमें खुशी की बात ये भी है कि सरकार का कोई अड़ियल रवैया भी नहीं था, जिसकी कि अक्सर उम्मीद की जाती है कि किसी भी चीज़ पे एडमेंट हो जाओ और आप जवाब ना दो। अब कुछ एक चीज़ों पे मुझे जो अपोजिशन के लोग हैं, MLAs या जो भी अपोजिशन पार्टी होती हैं,
वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती चीजों को कि ये मुद्दा सेंटर का है या स्टेट का है। बट वो वोट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगता है कि अट्रैक्टिव है मेरी स्टेट के लिए, तो उसका जिक्र उठा देते हैं। जैसे मैं अग्निपथ का जिक्र करता हूँ। अग्निपथ मुद्दा स्टेट का नहीं है, पर और मेरा तो मानना ये है कि शायद सीएम साहब को कह देना चाहिए था ये मेरा मुद्दा नहीं है, और मैं इसमें जो भी आएंगे उनके लिए क्या कर सकता हूं उस पर बहस करना चाहो करो। नंबर 1 पार्ट। नंबर 2, जल भराव एक ऐसी समस्या है जो आज से नहीं, एटलीस्ट मैं जिसे साइबर सिटी और सबसे अच्छा शहर मानते हैं, मैं वहां का रहने वाला हूं। मैं अब की बार जो काम हुआ है मेरे शहर में, शायद आज से पहले सरकार ने किसी ने नहीं किया, सफाई के हिसाब से भी और जो नाले वगैरह की सफाई है उसके हिसाब से भी। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम यहां आती है कि उनको आपने पैसा लगा दिया। मतलब मैं दिखा सकता हूं कि सफाई कर्मचारी हर रोज होते हैं और हर रोड पे होते हैं, सेक्टर के हर चौराहे पे मिलेंगे आपको, करते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं वो। लेकिन जहां टेक्निकल चीजें आती हैं वहां पे इंजीनियर्स का और जो सीनियर टेक्नीशियंस या टेक्निकल लोग होते हैं उनका रोल शुरू होता है। इतना कुछ होने के बाद भी अब की बार पहली बार छोटी सी बारिश हुई और उसमें भी जो एरिया भरता है वो भर गया, जो कि इतनी मेहनत और इतना पैसा और इतने अच्छे तरीके से काम करने के बाद नहीं भरना चाहिए था। तो उसमें सरकार का रोल मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। उसमें जो एग्जीक्यूशन के लिए लोग हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो उनके ऊपर सुपरवाइजर्स हैं, चाहे जो भी हैं, हालांकि मेरे हिसाब से वो ठेके पे दिया हुआ है काम, पर ठेकेदार के ऊपर भी सुपरवाइजर्स जो होने चाहिए वो गवर्नमेंट के होने चाहिए, क्योंकि टेक्निकली उनको पता है कि कहां पे कहां गड़बड़ होती है, भौगोलिक स्थिति उनको पता होनी चाहिए। अब मैं आता हूं थोड़ा सा हेल्थ, एजुकेशन और इनकी बात जो अभी चल रही थी, ये हमारे एक्चुअल स्टेट के मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारे स्टेट का मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मैं अपने शहर के हिसाब से मुझे जो है अच्छा लगता है। एक एनसीआर जो है, अगर मैं और शहरों को देखूं और स्टेट्स के शहर देखूं, इस लेवल के अगर देखता हूं तो मेरा शहर बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है, और हरियाणा भी उस लेवल पे है। लेकिन जो प्रॉब्लम हुई थी, जिस पे हंगामा हुआ, वो जायज हंगामा था, और जिसकी हमने बात पहले भी की थी, जो डीएसपी का मर्डर हुआ, वो बहुत ही मतलब एक मेरे ऊपर कलंक है। अगर मैं किसी को बताऊं कि यार मेरी बगल में, सोचो तो सही, मेरी बगल में किसी का डीएसपी का कत्ल हो जाता है और माफिया कत्ल करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक एसडीएम की रिपोर्ट ये आती है कि जी ये जो गड़बड़ हुई है, हम तो वहां पे जाते हुए डरते भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपर से उन्हें शय दे रहा है, जो कि हमारे लिए एक शर्म की बात है। अब नशे की बात हम कर लेते हैं। नशे की बात में मैं फिर ये मान के चलता हूं कि कुछ सेंट्रल एजेंसीज ऐसी होनी चाहिए कि, जैसे देखो मैं बिल्कुल ईमानदारी की बात करूंगा, आप दो तरीके से कानून बनाते हैं। एक कानून आप ऐसा बनाते हैं जो कि पब्लिक को अट्रैक्टिव लगे, वाह 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 क्या बात है यार, शराब बंद कर दी, शराब तो बंद कर दी, लेकिन शराब की वजह से, नकली शराब की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, उनका कोई इलाज नहीं है आपके पास। ठीक है, और अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब वो मर रहे थे तो उनको बचाने के लिए वो शराब ही उनको नशे वो चढ़ाई गई थी नसों में। ठीक है, उसी से वो बचे हैं। एनीवे, जो हमारा नशे का मुद्दा है, क्योंकि हम पंजाब से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और मैं ये कहता हूं कि पंजाब लगभग पंजाब का यूथ बर्बाद हो गया है। और किसी बहुत बड़े विद्वान ने एक समय में बताया था कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है ना, तो उसकी नस्लें मींस यूथ को बर्बाद कर दो, और यूथ को कैसे बर्बाद करो? नशे से बर्बाद कर दो। ये जो नशा है, अगर मेरे हरियाणा में घुसता है, मैं अभय सिंह चौटाला जी की तारीफ करता हूं इस बार मामले में कि उन्होंने बहुत बढ़िया और अच्छा मुद्दा उठाया है। और एक गारंटी भी करता हूं मैं, अगर मेरी स्टेट चाहेगी, मतलब मेरी स्टेट के जो आज के दिन सीएम हैं, और ये क्योंकि ये तो नशा करते ही नहीं है, शायद कई लोग तो चाय भी नहीं पीते हैं, ये उस कैटेगरी के लोग हैं, तो मैं ये मानता हूं कि इनको नशे से नफरत होगी। नफरत होगी तो ये खत्म भी कर सकते हैं, और इन्हें जरूर करनी चाहिए, और ये फिर उसके लिए बधाई के पात्र होंगे। राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो का भी गठन किया गया है। कुछ आंकड़े भी गृह मंत्री अनिल विज ने रखे थे सामने, और डेफिनेटली जैसा कि आप कह रहे हैं, अभय चौटाला ने गंभीरता के साथ उठाया। संकेत जी, मैं इसको कुछ और तरीके से कहना चाहता हूं, हो सकता है मेरी बात से कोई भी सहमत ना हो इनमें से। मेरा कहना यह है कि अगर कोई चीज दुनिया में बनी है, लोग इस्तेमाल करेंगे, उसका कोई सब्स्टिट्यूट आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आइए जो हानिकारक ना हो और इस तरीके से बर्बादी ना हो। मेरा मानना यह है, जैसे शराब है, शराब आदमी रात में पीता है, पी अपने सो गया, ठीक है, वो इतनी नुकसानदायक नहीं है जितना ये नशे सुबह से लेकर सिगरेट पे लगते हैं, इंजेक्शन लगाने लग गए लोग, ठीक है, मरते हैं, उसका अंत जो है मौत है सिर्फ। वो एक अलग बहस नहीं, ये बड़े लोगों का काम है, इसका ये सोल्यूशन ठीक है। मैं अब बारी बारी से पॉइंट्स पर आता हूं मैं।
और बेरोजगारी जिस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती रही है विपक्षी पार्टियां, अब मैं सबसे पहले उस पर बात कर लेता हूं, सबके पास आऊंगा। मैं शास्त्री जी शुरुआत आपसे कर रहा हूं। बलराज कुंडू साहब का सवाल था और उसी सवाल के जवाब में जानकारी दी गई सरकार के द्वारा बेरोजगारी दर जो है वो अनुमानित प्रदेश का सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8.3 बताया गया। हालांकि हुड्डा साहब ने सीएमआई के आंकड़ों का हवाला दिया है और उन्होंने 30% इसे बताया है। लेकिन ठीक है, 30% को तो आप अतिशोक्ति करार देंगे, लेकिन 8.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट को सरकार अभी कैसा मान रही है और क्या कुछ कदम, एक्शन प्लान सरकार का तैयार है इसे और भी कम करने के लिए? शास्त्री जी। देखिए केशव जी, इस विषय में दो प्रकार की कार्रवाइयां चल रही हैं। एक तो हरियाणा प्रदेश पहला एक ऐसा प्रदेश है जिसने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान करके और उनके सम्मेलन करके बाकायदा हर ब्लॉक लेवल के ऊपर उन चिन्हित व्यक्तियों को बुलाया गया और सरकार की और गैर सरकार की विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उनका रोजगार या उनका काम कैसे बढ़े, जिससे कि वो उनकी आमदनी भी बढ़े और उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़े और कुछ लोगों की जिम्मेवारी बढ़े, लगे कि इनको आपको देखना है। एक ये पहला काम, ये भारत के किसी भी राज्य के द्वारा शुरू हुई सबसे महत्वाकांक्षी योजना हरियाणा सरकार की है कि एक बेहतर से बेहतर योजना के माध्यम से ऐसे गरीब लोगों को चिन्हित किया जाए जिससे उसकी वो परिवार की स्थिति ठीक हो। एक बात। दूसरी बात, सरकारी नौकरियों में विशेषकर 3rd क्लास और 4th क्लास की नौकरियों में ग्रुप डी और सी में सामाजिक सुरक्षा के नाम से 5 अंकों का प्रावधान किया कि उसमें वो लोग आ जाएंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और जिनके परिवार में कोई भी जो कमाओ या एक उम्र का व्यक्ति था जो किसी कारण से परिवार से बिछुड़ गया, किसी भी कारण से हुआ हो, उनको सामाजिक सुरक्षा के लिए तो ये 2 कदम ऐसे हैं जिनसे कि बेहतर नीचे की स्थिति से उठाने वाले लोग हैं। इस 8.3 की फिगर को आप कैसे देखते हैं? जो सरकारी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एवरेज गुड या बैड जी, ये 8.3 का जो फिगर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको सामान्य मानता हूं, एवरेज न बहुत अच्छा है न बहुत गलत है, ठीक। लेकिन इससे हम सुधार की ओर बढ़ रहे हैं और वो सुधार की ओर जो मैं बढ़ रहा हूं, मैं जो कदम बताया सरकार के, उन कदमों से इसके अंदर बहुत बड़ी हेल्प मिल रही है। ठीक है। और उसके नीचे निश्चित रूप से ये जो सीएमआई का एक आंकड़ा बनाकर और हरियाणा में और मीडिया के अंदर ये जो हवा कांग्रेस के द्वारा संचालित है। आ रहा हूं विवेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वेद प्रकाश जी की रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं वेद प्रकाश जी से लेता हूं जवाब इस बात का ना। वेद प्रकाश जी, हुड्डा साहब 30% बता रहे हैं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 8.3% है और इसे भी एवरेज कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बुरे नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है। देखिए, बेरोजगारी के प्रति कितने असंवेदनशील हैं भाजपा के लोग, ये इसी से पता चलता है कि 8.3 को ये औसत बता रहे हैं। जबकि इस समय पूरे देश की मैं बात करूं तो पूरे देश में 8% महंगाई दर है, जिसे 45 साल में सबसे भयानक बेरोजगारी दर बताया जा रहा है। जब जिस 8% बेरोजगारी दर को सबसे ज्यादा 45 सालों की बेरोजगारी दर बताया जा रहा है और हमारे साथी कह रहे हैं 8.3% सामान्य है, मुबारक हो इनको। और जहां तक सीएमआई के आंकड़ों का सवाल है, इसी सीएमआई के आंकड़े जब और राज्यों के संदर्भ में होते हैं चुनाव में, मोदी जी उछल उछल कर बताते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। अब इन्होंने 8.3%। मैंने 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ताल ठोक कर कह रहे थे हरियाणा में 5-6% महंगाई दर है ना, बेरोजगारी दर है। ये झूठ बोल रहे हैं। 12 लाख सीओडी की नौकरी में 12,75,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 1.25 लाख नौकरियां सरकारी खाली पड़ी हैं। 1991 में 4,19,000 सरकारी नौकरियां थी, आज 2,78,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यही नीति आयोग 2 महीने पहले हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर 13 से 14% बता रहा था। जो हमारा केंद्र सरकार का श्रम मंत्रालय है जो ध्यान रखता है रोजगार का, वो हरियाणा में बेरोजगारी दर
15 से 16% बता रहा था। अब 3 तरह के आंकड़े तो सरकार के हैं, 5-6% खट्टर साहब के, 13-14% नीति आयोग के और 15-16% श्रम मंत्रालय के। अब खट्टर साहब का और केंद्रीय एजेंसियों का एमओयू हो गया आपस में, जिस तरह पूंजीपति एमओयू कर लेते हैं ना लोगों को ठगने के लिए कि वह एमओयू कर रहे हैं, उद्योग लगेंगे, उद्योग लगते ही नहीं है, ऐसे ही एमओयू कर लिया। खट्टर साहब 2% ऊपर उठकर 8 पर पहुंच गए और केंद्र के लोग 6-7% नीचे उतर कर 8 पर पहुंच गए। तो 8% महंगाई दर में न बेरोजगारी दर अगर इनकी भी मान लूं तो वो बहुत भयानक है और बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी दर है और 45 सालों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। नहीं, 45 सालों की सबसे ज्यादा नहीं है, जो क्राइसिस था 92, 93 और 98 का, उस दौरान सबसे ज्यादा महंगाई दर थी। तो ये आंकड़े थोड़े से अधूरे लगते हैं। सरकार, ये सरकार ने बताया, मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार ने बताया था कि ये महंगाई बेरोजगारी दर है, ये 72 के बाद सबसे ज्यादा है, 8% है। मैं पूरे देश की लेवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, 72 के बाद। चलिए ठीक है, मैं ठीक है, मुझे पता नहीं वो किस तरह का सोर्स की बात कर रहे हैं। मैं तो वर्ल्ड बैंक के आंकड़े लेकर बैठा हूँ, उसके आधार पर रैंकिंग बता रहा हूँ। ठीक है, मैं विवेक जी के पास आ रहा हूँ, आऊंगा सर, बारी बारी से आऊंगा। पहले महंगाई पर एक कमेंट ले लूं सबका। अपने साथ नहीं रखते, बल्कि वैश्विक स्तर के ऊपर हम चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, मैं एक बार सबसे कमेंट ले लूं। विवेक जी, आपने जिक्र किया बेरोजगारी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आंकड़े लेके आए, मेरे प्रवक्ता साथी भी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं एक बात कहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आंकड़े क्यों नहीं लेके आते कि उन्होंने अपनी सरकार के समय में कितने रोजगार दिए। आज जब रोजगार देने की बात आती है तो ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो माननीय दुष्यंत चौटाला जी 75% आरक्षण युवाओं के लिए लेके आए, वो किस लिए लेके आए? अरे आप सुनने का काम कीजिए, आपके बारे में मैं नहीं बोला, हमने क्या क्या बोला, आप बिना ठीक है विद्रोही जी, सुन लीजिए ना एक बार। बातें बोलते रहे, कहीं 72 पे लेके, कहीं 95 पे लेके, आप आंकड़ों के साथ बात कीजिए। जनाब, जिस टाइम 75% आरक्षण लेके आने की बात हुई थी, तो यही वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे जो कहते थे ये तो हो नहीं सकता। यही वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो इसके खिलाफ खड़े थे, और यही वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो आज कहीं ना कहीं, मैं कहूँ, पीछे से उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कोर्ट में गए हैं। और जल्दी हमें विश्वास है कोर्ट में भी सरकार अच्छी तरह से लड़ाई लड़के हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए 75% रोजगार आरक्षण बहाल कराने का काम करेगी। रही बात दूसरी, 8% के आंकड़े तो ज्यादा बताते हैं, इनको ये भी सोचना चाहिए कि बीच में कोरोना काल जो आया उसमें क्या हालात थे, किस तरह इंडस्ट्रीज बंद हुई और किस तरह लोगों के रोजगार गए। उसके बावजूद सरकार ने किसी को भी तंगी नहीं आने दी और दोबारा से पटरी पे गाड़ी आने लगी। आज रोजगार देने की बात है, सरकार काम पे लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी रोजगार में किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ने वाले नहीं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की अगर बात करूं, उसके थ्रू लोगों को रोजगार देने का काम आज किया जा रहा है। आज इनका काम है विरोध करना, मैं पहले भी कह चुका हूं। आप ये बताइए केशव जी, किस सरकार में विपक्ष के विधायकों को कहा हो कि आप काम लेके आइए, 25-25 करोड़ रुपए आपको सड़कों के लिए दिए जाएंगे, हर हल्के में हर विधायक को दिए जाएंगे। किस सरकार ने किया? आज यही सरकार है, गठबंधन सरकार है, माननीय दुष्यंत चौटाला जी है, जो चाहते हैं सम्मान। आंकड़ा आप बता रहे हैं ना, ये तो सरकार का आंकड़ा है, सरकार के आंकड़े पे ही वो सवाल पूछ रहे हैं। नकार दीजिए सीएमआई के आंकड़े को। 8.3 तो आपने बताया ना सर, नकार रहे हैं। हाँ, साफ सी बात है, प्राइवेट एजेंसी के आंकड़े को लेके घूम रहे हैं। हाँ, तो 8.3 भी तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता ना। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता अच्छा है, मैं बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूँ कि अच्छा नहीं है, पर ये भी देखिए ना किन परिस्थितियों में से हरियाणा प्रदेश गुजरा। और 75% आरक्षण किसके लिए लेके आए? युवाओं को रोजगार देने के लिए ही लेके आए। ठीक है, आज कहीं ना कहीं ये क्यों नहीं बताते कि इन्होंने अपनी सरकार के टाइम में कितने रोजगार दिया। मैं रजवन जी के पास आता हूँ, फिर योगेश जी के पास आऊंगा। रोजगार का काम ये करते हैं। ठीक है जी, ठीक है रजवन जी।
विवेक भाई रुक जाओ, आप रुक जाओ जी। देखिए, अभी बेरोजगारी की जो बात चल रही थी केशव जी, तो मैं उसी पे ही बताना चाहूंगा कि आज जो आंकड़ों की जो बात कर रहे थे कि इन्होंने रोजगार देने का काम किया है, मैं जरूर एक बात कहूंगा कि 36,000 का जो आंकड़ा है वो विधानसभा में ही दिया हुआ आंकड़ा है, मेरा अपना नहीं है। दूसरी एक चीज आती है कि जो टीचर्स की, अकेले टीचर शिक्षा के ऊपर अगर हम जोर दें, क्योंकि बगैर शिक्षा कुछ नहीं है, अगर शिक्षा के ऊपर हम जोर दें तो वहां पे वो आंकड़ा उनका कहाँ है, वो कैसे पूरा करेंगे। दूसरा एक चीज और आती थी, मेडिकल, चिकित्सा और शिक्षा से एक साथ साथ जुड़े होते हैं, तो आज हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टरों की कमी हमारे पास आज भी खल रही है। एक कृषि विकास अधिकारी होते हैं जो किसानों के विकास के बारे में बात करते हैं, उनके 1140 कुछ पोस्ट है, जिनमें से 700 के आसपास कृषि विकास अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं। 3206 आईटीआई इंस्पेक्टर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे, 2019 में पेपर हुआ था। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। बाद में रखने का काम किया, गलत आंकड़े ना मांगिए, लेकिन बताने का काम कीजिए तो सरकार ने सुपरवाइजर रखने का काम किया। बात करेंगे उसका जवाब दूंगा। आपने स्कूलों की बात की, स्कूलों के अंदर आपने स्कूलों में बताया गाँव में कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी बनाने का काम सरकार ने किया। आप बीच में बोल के क्या शो करना चाह रहे हैं? आप बीच में बोल के क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपको ज्यादा बोलना आ गया, आपको ज्यादा बोलना आता है, सरकार के नशे में छू रहे हैं आप, सत्ता के नशे की आप क्या है? ठीक है विवेक जी, मैं मौका दूंगा। ठीक है, अगर उनकी बात गलत है तो मैं गलत प्रूव करने का मौका दूंगा आपको, एक बार सुन लीजिए। मैं भी बीच में बोलना जानता हूँ। ठीक है, गलत बात ये कर रहे हैं, मैं मौका दूंगा, आप उन्हें गलत सिद्ध कीजिएगा, लेकिन सुन लीजिए, मैं मौका दूंगा। मैं ठीक है विवेक भाई, मैं मौका दूंगा, आपके पास दोबारा आ जाऊंगा, आप उन्हें गलत साबित कर दीजिएगा, लेकिन ऐसे बीच में इंटरप्शन अच्छा नहीं लगता, ऐसे बीच। ठीक है रजवन जी, रखिए, ठीक है रजवन जी यहीं रुकिए और आगे बढ़िए। ठीक है रजवन भाई, आगे बढ़िए प्लीज। ठीक है विवेक जी, ठीक है सर, समय कम है, यहीं पर रुक जाएंगे हम लोग। रजवन जी आगे बढ़िए फटाफट से। मैं अभी आगे बढ़ देता हूँ। एक समय ऐसा आया था कि देश और प्रदेश में, विश्व में वैश्विक महामारी आई थी, कोरोना महामारी आई थी, और उस कोरोना महामारी में कोरोना योद्धा, फ्रंट वॉरियर के नाम से जो एनएचएम कर्मचारियों के साथ एक समय ऐसा आ गया था कि मुख्यमंत्री और जो उसके और जो मंत्री हैं वो उन कोरोना योद्धाओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आतुर रहते थे, बेताब रहते थे, उनको सम्मानित करते थे, और आज उन्हीं एनएचएम कर्मचारियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। 22 साल की उनकी नौकरी हो गई है, और उनको सिक्योरिटी के बारे में, सामाजिक सुरक्षा के बारे में अगर वो बात करते हैं, आज उन्होंने धरना लगा रखा है। वो ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार ने अगर हमें पक्का करने के बारे में, अगर हमें सुरक्षा देने की बात की थी, तो आज वो पंचकुला में धरने के लिए गए तो उनको रोकने का काम किया, और ये फिर बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा योगेश जी के पास आ रहा हूँ। योगेश जी चलेगा नहीं, मैं आपको बीच में नहीं बोलूंगा। अरे सर ठीक है, मैं आ रहा हूँ विवेक जी आऊंगा। नेशनल हेल्थ मिशन स्टेट गवर्नमेंट के नहीं है, जिसके अंदर नेशनल आ गया वो स्टेट का हिस्सा हो ही नहीं सकता है, लेकिन मैं आपसे जानूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। योगेश जी रखिए अपनी बात, थोड़ा फाइनल कमेंट के साथ, समय थोड़ा कम है आज मेरे पास। ठीक है योगेश जी अपनी बात प्लस फाइनल कमेंट जी। पता क्या है, हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम प्राइवेट जॉब को जॉब नहीं मानते हैं, और ये मेरे सामने की घटना है। मारुति बहुत अच्छी पेइंग कंपनी रही है, आज के दिन भी है, लेकिन जब मारुति में लोगों को इनवाइट किया गया टेक्नीशियन लेवल पे या ऊपर लेवल पे, तो वो लोग आने के लिए से कतराते थे। ऐसे ही होंडा एक कंपनी है। अब मैं अगर हरियाणा का ओवरऑल व्यू अगर देखता हूं, अगर हरियाणा के अंदर अगर आप सरकारी नौकरी नहीं देते, सरकारी नौकरियां कहाँ कहाँ हैं, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, लॉ एंड ऑर्डर में है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें है, उनमें कितनी नौकरियां कोई भी सरकार दे सकती है, इसका एक मंथन होना चाहिए। अब जो जॉब आएंगे वो जॉब आएंगे दूसरी साइड में, प्राइवेट जिसे हम कह सकते हैं या कहेंगे। अब तो एजुकेशन भी काफी सारी प्राइवेट होती जा रही है, अच्छी यूनिवर्सिटीज जो है वो प्राइवेट ने सारी की सारी, तो लेकिन वहां पे जाने वाले बड़े खुश हैं क्योंकि वहां पे तनख्वाह ज्यादा मिलती है। ठीक है, अब क्या हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारी नौकरी को नौकरी मानेंगे, दूसरी नौकरी नहीं कहलाएगी। अब उसमें दुष्यंत जी का, मैंने उस दिन यहाँ पे जब मैं बैठा था, जिस दिन दुष्यंत जी ने डिक्लेयर किया था 75% हम देंगे अपने लड़कों को आरक्षण देंगे, लेकिन उसी दिन मेरा एक सवाल था कि जॉब कहाँ है,
जॉब हैं, अगर हमें मिलने हैं जो जॉब, वो इंडस्ट्रीज की उन्होंने बात की। इंडस्ट्रीज में मारुति और होंडा ये बड़ी कंपनीज हैं, इनका अगर इनको स्ट्रक्चर पता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पता होगा, मैं नहीं मानता, लेकिन मैं जनता को बता देता हूं कि उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऑलरेडी उन्होंने मोर देन 50% कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए हैं। उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्टर लेबर सप्लाई करता है, जबकि एक जमाना ऐसा था जब लेबर लॉ ये कहता था कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी रेगुलर काम है तो वो रेगुलर काम आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दे सकते, तो वो रेगुलर काम इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए हैं, तो जॉब कहां से आएंगे। अब तीसरी बात करता हूं, छोटी सी बात है, जब आप नेता के तौर पे अगर आप कोई वादा करते हैं तो सवाल आपसे ही होगा। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल, तो आज 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए, ठीक है, और ये नौकरियां 16 करोड़ अगर मिलती तो मेरे हरियाणा वालों को मिलती। क्योंकि जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि तेजस्वी अभी बने भी नहीं है, उनसे सवाल शुरू हो गया है कि क्या आप 10 लाख रोजगार देंगे। जब तेजस्वी से आज सवाल कर सकते हो आप बिना बने भी, तो मोदी जी से सवाल क्यों नहीं। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं सबसे। सत्यव्रत शास्त्री जी रखिए अपनी बात, फिर विद्रोह जी के पास आ रहा हूं। देखिए, जितने भी विषय समाज और कानून से संबंधित विषय होते हैं उनमें सदा आगे बढ़ने की गुंजाइश रहती है। हमारी सरकार ने उसमें गति को तेज किया है। चाहे हम सरकारी नौकरियों का आंकड़ा देखेंगे तो हमारे से पहले 15 साल में जितनी नहीं मिली उससे ज्यादा हमने सरकारी नौकरियां दी। गरीबों के कल्याण के लिए भी हम काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि गरीब के कल्याण के लिए योजनाएं धरातल पर प्रत्यक्ष रूप में जो इस सरकार ने दी आज से पहले कभी नहीं हुई। यदि किसान के विषय में बात करेंगे तो किसान के खाते में सरकारी खजाने से जितना बड़ा पैसा इस सरकार के 7 साल के कार्यकाल में गया, इतना आज तक पहले कभी नहीं गया। ठीक है सर, इसलिए सरकार की जितनी भी गुंजाइश होगी उसको हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन शास्त्री जी समय मेरे पास बहुत कम है, समय बहुत कम है। फिर विद्रोह जी जल्दी से रखिए, विद्रोह जी जल्दी से 20 सेकंड केवल। देखिए, जल भराव की बात जो की थी हमने 78,000 एकड़ जमीन की बात की थी, की शहरों की, वो 100 साल से पिछले साल से भरी हुई है। जो कानून व्यवस्था की बात थी वो सबके सामने है। अवैध खनन की बात तो विधायक ने उठाई है, और बेरोजगारी की बात हम केवल सरकार की नहीं कर रहे, सारे हरियाणा के लड़कों की कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार किसी भी मामले का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। और अंत में बात कहूंगा एक में, शास्त्री जी ने काम, ठीक है, मैं आप सभी से माफी मांगते हुए यहीं पर मुझे रोकना पड़ रहा है। आज सभी से माफी मांगते हुए मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा, मुझे यहीं पर रोकना पड़ रहा है। शास्त्री जी, वेद प्रकाश जी, विवेक जी, रजवन जी, योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मुझे पढ़ना हो तो मेरे पास चले आना, मुझे पढ़ना हो तो मेरे पास चले आना, ये यहाँ वहाँ की खबरें तुम्हें बदगुमान करना।